हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं विपिन गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों की ये तीसरी क्लास है। हिंदी भाषा का विकास हम लोग पढ़ रहे थे और उसी क्रम में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 2 क्लासें पिछली हो चुकी हैं इस टॉपिक की। अगर किसी ने नहीं देखी हैं तो पहले प्लेलिस्ट पे जाओ और वहाँ जाकर उन दोनों क्लासों को देखो। वो दोनों क्लास देखने के बाद इस क्लास को देखिएगा। आज ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा और कल इससे संबंधित जो भी होने वाले प्रश्न हैं उन पर हम लोग बात कर रहे होंगे। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको लाएंगे, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आने वाले हैं या एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, हम उन क्वेश्चनों पर बात कर रहे होंगे। तो आज ये क्लास है हिंदी भाषा विकास क्रम की तीसरी क्लास है और इससे पहले हम लोग 2 क्लासें देख चुके हैं। एक बार हम उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोगों ने 2 क्लास पढ़ी हैं, ठीक है। तो एक ऐसा होगा ना कि थोड़ा सा हमें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जो पहली क्लास थी तो अगर उसकी हम देखें तो पहली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, है ना। उसमें हमने बात की थी विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो कहेंगे बच्चा कितनी बोली जाती हैं, 3000 भाषाएं। वहीं अगर बात करते हैं विश्व में कितने भाषा परिवार हैं तो 13 भाषा परिवार हैं। भारत की बात करते हैं तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं और सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार, ठीक है। वहीं बात करते हैं भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली जो भाषाएं हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, असमी, बंगला, उड़िया और कश्मीरी, ठीक है। वहीं हमने बात की ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की, ठीक है। वहाँ पे संथाली भाषा आती है इसके अंतर्गत। चीनी तिब्बती की बात करते हैं बोडो और मणिपुरी आती है। द्रविड़ परिवार की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। उसमें कौन कौन सी आती, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ इसी के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जो प्राचीन भारतीय भाषा थी इसको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया था। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अगर हम इनके समय की बात करते हैं तो 1500 बीसी से प्रारंभ होकर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 बीसी से प्रारंभ होकर 500 बीसी तक जाती थी। और वही बात करते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा की तो 500 बीसी से प्रारंभ होकर 1000 ईस्वी तक आती है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात करते हैं तो 1000 ईस्वी से और कहाँ तक जाती है, अब तक रहती है, ठीक है। उसके बाद हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को देखा था तो उसके समय की बात की तो समय 1500 बीसी से 500 बीसी। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी इसी हम संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। और संस्कृत को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया था, एक वैदिक संस्कृत थी और दूसरी कौन सी थी, लौकिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत में क्या हुआ कि वेद पुराणों तक ही सीमित रही, जबकि भाषा में परिवर्तन होने की वजह से भाषा परिवर्तनशील होती है और लगातार उसमें परिवर्तन होता है। तो जो लौकिक संस्कृत थी उसमें लगातार परिवर्तन होता रहा, ठीक। वैदिक संस्कृत के अगर समय सीमा की बात करते हैं तो 1500 बीसी से प्रारंभ होकर और 1000 बीसी जाती है। वहीं लौकिक संस्कृत की बात करते हैं तो 1000 बीसी से प्रारंभ होकर और 500 बीसी तक जाती है। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद वगैरह लिखे गए। वहीं अगर बात करें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भी इसी के अंतर्गत आते हैं। लौकिक संस्कृत का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है तो लौकिक संस्कृत का प्रारंभ अष्टाध्यायी पाणिनि का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी वहाँ से माना जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को, जिसका समय कितना है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय जो है 500 बीसी से प्रारंभ होकर और कहाँ तक जाता है, 1000 ईस्वी तक। अब इसमें जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी इसके अंतर्गत फिर पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के अपभ्रंश। पाली को प्रथम प्राकृत भाषा कहते हैं
वहीं पाली को बौद्धों की भाषा कहते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ थे वो इसी भाषा में लिखे गए। वहीं अगर बात करते हैं भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी थी, तो वो भी हम कहेंगे बच्चा क्या कहेंगे कि कौन सी थी, पाली भाषा थी। ठीक है। उसके बाद अगर प्राकृत की बात करते हैं तो प्राकृत की द्वितीय प्राकृत कहते हैं या फिर शुद्ध प्राकृत कहते हैं। जैन भाषा बोला जाता है किसको, प्राकृत भाषा को। प्रथम जनमानस भाषा की अगर बात करें तो ये भी क्या होगी, प्राकृत भाषा होगी। वहीं अगर बात करें कि प्राकृत भाषा का प्रारंभ कहाँ से देखने को मिला, तो वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र देखने को मिलता है। फिर आता है अपभ्रंश, और अपभ्रंश को हम तृतीय प्राकृत भाषा के नाम से जानते हैं। अच्छा, अपभ्रंश में लिखी गई रचनाएं जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट है, जो कई एग्जामों में पूछ ली जाती हैं। अच्छा, यहाँ के अनुसार अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन साहित्य के अनुसार वो रचनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर हम बात करते हैं तो अपभ्रंश भाषा की रचनाएं जो जैसे कि लिखी गई है दोहा कोश, और दोहा कोश किसकी है, सरहपा की है। वहीं पौमचरियु की बात करें तो ये स्वयंभू की है। वहीं रोड़ा की कौन सी है, तो राउड़ बेल है। क्या है, राउल बेल। वहीं अगर बात करें विजयपाल रासो तो नल्ल सिंह की है, और वहीं सांगधर की कौन सी है, तो सांगधर की हो जाएगी हम्मीर रासो। और ये सभी रचनाएं किस भाषा में रचित हैं, तो आप कहेंगे किस भाषा में हैं, अपभ्रंश भाषा में। इतना हम ये सब देख चुके थे। उसके बाद हमने क्या बताया था कि संस्कृत जो है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला था वैदिक संस्कृत और दूसरा क्या था बच्चा, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वेद पुराणों तक ही सीमित रही। लौकिक संस्कृत में भाषा परिवर्तन होने की वजह से लगातार परिवर्तन होता रहा। अब अगर इसके कालक्रम की या समय के जो वर्गीकरण हुआ है उसके अनुसार हम देखते हैं, तो उसके अनुसार क्या कंडीशन आती है जो संस्कृत थी इसको किस भागों, संस्कृत थी और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जब वैदिक संस्कृत की समय सीमा की बात करते हैं तो वैदिक संस्कृत 1500 बीसी से प्रारंभ होकर 1000 बीसी तक आता है। वहीं लौकिक संस्कृत 1000 बीसी से प्रारंभ होकर और कहाँ तक जाता है बच्चा, तो कहेंगे 500 बीसी तक। फिर आती है लौकिक संस्कृत के बाद पाली का समय की बात करें तो 500 बीसी से प्रारंभ होकर 1 एडी तक जाती है। फिर आती है प्राकृत, और प्राकृत 1 एडी से प्रारंभ होकर 500 बीसी तक। वहीं अगर बात करें कि पाली को बौद्धों की भाषा कहते हैं, भारत की प्रथम देश भाषा कहते हैं। उसके बाद जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है वो भी पाली भाषा में लिखे गए। प्रथम प्राकृत किसको कहते हैं, तो वो भी पाली भाषा को कहते हैं। फिर प्राकृत की बात करते तो समय सीमा की 1 एडी से प्रारंभ होकर, मतलब 1 ईस्वी से प्रारंभ होकर और 500 ईस्वी तक माना जाता है। इसको हम प्रथम जनमानस भाषा कहते थे, द्वितीय प्राकृत या शुद्ध प्राकृत के नाम से जानते थे। जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं अधिकतर किस भाषा में लिखे गए, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। फिर आता है अपभ्रंश, और अपभ्रंश का समय था 500 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1 ईस्वी तक। लेकिन होता क्या है कि जब किसी का काल प्रारंभ होता है दूसरा काल और एक पहला काल खत्म होता है तो उस बीच में थोड़ा सा गैप होता है। गैप कैसे कि अगर एकदम से कोई चीज़ प्रारंभ नहीं हो जाती है, तो जब 900 ईस्वी चल रहा था तभी से अपभ्रंश का रूप देखने को मिलने लगा था, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें 1000 तक आते आते अपभ्रंश समाप्त हो गया था और अवहट का प्रारंभ हो गया था। तो इसलिए कहते हैं अवहट के समय सीमा की बात करते हैं तो अवहट जो है 900 बीसी से प्रारंभ होकर बच्चा कहाँ तक जाती है, तो 1100 ईस्वी तक जाती है। फिर बात आती है किसकी, हिंदी की, और हिंदी की जो समय सीमा है वो 1100 ईस्वी से प्रारंभ होकर और अब तक माना जाता है। अगर हम इसको भी और डिवाइड करें तो इसको हम प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो ऐसे सीक्वेंस लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। पहले क्या होगा, संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी। अगर और
सीक्वेंस थोड़ा डिटेल में जाएगा। तो पहले क्या होगा, संस्कृत, फिर वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, ये क्रम रहता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, ये हमारी पहली क्लास थी, इतना हमने पहली क्लास में पढ़ा हुआ था। अब आती है दूसरी क्लास। अब दूसरी क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है। तो हिंदी की आदि जननी भाषा हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी बच्चा, तो क्या कहेंगे, संस्कृत हो जाएगी। वहीं हिंदी की जननी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी की जननी भाषा कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी अपभ्रंश। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी की पूर्ववर्ती, मतलब हिंदी से पहले पूर्ववर्ती भाषा कौन सी है। तो क्या जवाब होगा, हिंदी से पहले क्या आता है, अवहट। ठीक है, और अवहट का, और वहीं अपभ्रंश का उत्तरवर्ती बात करें, अपभ्रंश के बाद क्या आता है, तो भी क्या जवाब होगा, अवहट। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं पुरानी हिंदी अवहट को, मतलब पुरानी हिंदी किसको कहते हैं, तो क्वेश्चन बनता है कि पुरानी हिंदी किसको कहते हैं। तो पुरानी हिंदी कहते हैं बच्चा किसको, अवहट को। और यही क्वेश्चन कि पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था, तो पुरानी हिंदी नाम दिया था आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। वहीं अगर देसिल बैना की बात करें तो देसिल बैना किसने कहा था, तो कहेंगे क्या कहा था, विद्यापति जी ने। वहीं रामचंद्र शुक्ल ने क्या पुरानी हिंदी को प्राकृत भाषा कहा, क्या कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा प्राकृत भाषा। उसके बाद हम लोगों ने हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों को देखा था। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, तो यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि उपभाषाएं कितनी हैं। तो क्या कहेंगे बच्चा, उपभाषाएं कितनी हैं, 5। अगर बोलियों की बात करें तो बोलियां कितनी हैं, 18। और ये यूपी टीटी 2021 का क्वेश्चन है कि बोलियां कितनी हैं, 18 बोलियां हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ उपभाषा की बात करते हैं तो सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली एक हो गई आपकी पश्चिमी हिंदी और दूसरी राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत वैसे 5 बोलियां रखी गई हैं, लेकिन अगर हम दक्षिणी को जोड़ लेते तो 6 हो जाती हैं। और वहीं राजस्थानी हिंदी की बात करें तो राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं तो एक आती है बुंदेली, बुंदेली के बाद ब्रजभाषा, कन्नौजी, दक्षिणी, उसके बाद हरियाणवी और वांगरू। वांगरू हरियाणवी को ही वांगरू कहते हैं, और उसके बाद कौरवी, और कौरवी को हम क्या कहते हैं, खड़ी बोली। अगर खड़ी बोली की बात करें, किसकी, खड़ी बोली की, तो खड़ी बोली नाम किसने दिया था, तो खड़ी बोली नाम दिया था किसने, खड़ी बोली जो नाम दिया था वो दिया था लल्लू लाल ने। किसने दिया था, एक लल्लू लाल और सदल मिश्र थे। वहीं अगर हम बात करते हैं कि कौरवी किसने कहा था, तो कौरवी कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। वहीं बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज भाषा ये कैसी है, ओकार बहुला है, और बाकी दक्षिणी, हरियाणवी और खड़ी बोली कैसी है, आकार बहुला है। उसके बाद राजस्थानी हिंदी की बात करते हैं तो राजस्थानी हिंदी इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। और पहली कौन, अगर जयपुरी की बात करें तो जयपुरी डुंडारी जयपुरी को हम क्या कहते हैं, डुंडारी नाम से भी जानते हैं। वही बात करते हैं कि अगर राजस्थान की पूर्वी बोली कौन सी है, तो पूर्वी जयपुर की ही है, पूर्वी बोली के नाम से भी जानते हैं। और वहीं पश्चिमी की बात करें तो मारवाड़ी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, मारवाड़ी। मालवी उत्तरी हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिणी हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मागधी अपभ्रंश की बात की, तो मागधी अपभ्रंश के अंदर बिहारी हिंदी आती है। कौन सी आती है बच्चा, बिहारी हिंदी। MMB मतलब मगही, मैथिली और भोजपुरी। वही बात करते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश, मतलब कि पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश कौन सा है, अर्धमागधी। इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, मतलब ABC। ठीक है, वहीं बात करते हैं खस अपभ्रंश। पहाड़ी हिंदी का अपभ्रंश क्या है, खस अपभ्रंश। और उसके अंतर्गत कुमायूनी और गढ़वाली, कुछ विद्वान इसको नेपाली भी इसी के अंतर्गत मानते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप नेपाली को इसके अंतर्गत रखते हो तो आपको दक्षिणी हटानी पड़ेगी, क्योंकि नेपाली को जब काउंट करोगे तो 19 भाषा बोलियां हो जाएंगी, और अगर दक्षिणी को हटाओगे तो नेपाली को काउंट करना पड़ेगा। वहीं मैंने आपको, कुछ विद्वान इसको सौरसेनी अपभ्रंश का मानते हैं, किसको, पहाड़ी हिंदी को अपभ्रंश कौन सा मानते हैं, सौरसेनी, तथा नेपाली बोली को इसी के अंतर्गत रखते हैं।
ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने कर ली। उसके बाद हम लोगों ने बोली और बोली क्षेत्र पर बात की थी, हिंदी भाषा की बोली और बोली क्षेत्र। तो बोली क्षेत्र यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ख़ासकर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों से। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, हरियाणवी और खड़ी बोली, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं और ये उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो बुंदेली हमीरपुर, झांसी, जालौन, महोबा, विदिशा, विदिशा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर बोली जाती है। वहीं बात करते हैं कन्नौजी की, तो इटावा से प्रारंभ होकर इटावा, फिर फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, यहाँ कन्नौज की अगर बात करें तो कन्नौज में भी हरदोई मतलब कन्नौजी ही बोली जाती है। ब्रज भाषा की बात करें तो जैसे ही एटा क्रॉस करोगे, इटावा क्रॉस करोगे तो मैनपुरी पड़ता है। मैनपुरी, एटा, बदायूं, अलीगढ़, आगरा, मथुरा। तो मथुरा मुख्य केंद्र है किसका? ब्रज भाषा का। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कन्नौजी भाषा का मुख्य केंद्र कौन सा है, तो फर्रुखाबाद होगा। वहीं अवधी का मुख्य केंद्र कौन सा होगा? लखनऊ होगा। वहीं अगर ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र कौन सा होगा तो कौन सा हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। दक्षिणी की बात करें तो दक्षिण भारत में बोली जाने वाली बोलियाँ किसके अंतर्गत आती? दक्षिणी, जैसे कि यहाँ पे कहाँ पे बोली जाती? बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद, अहमदनगर। ठीक है। उसके बाद हरियाणवी की बात करें तो ये हरियाणा के लगभग पूरे हरियाणा में बोली जाती है, जैसे एक रोहतक और हिसार जिला है यहाँ पर बोली, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खड़ी बोली की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, दिल्ली के आसपास वाला जितना भी क्षेत्र है वहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है, जैसे दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर। तो ये उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, शामली, यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? तो कहेंगे कौन सी बोली जाती है बेटा? आपकी खड़ी बोली। अवधि की बात करें तो लखनऊ से प्रारंभ होकर, जैसे लखनऊ, फिर उसके बाद उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती, बाराबंकी, रायबरेली और सुल्तानपुर। हालांकि जौनपुर वाला और जौनपुर हो गया आपका, और उसके बाद प्रयागराज, यहाँ पर भी अवधी बोली जाती है लेकिन कुछ क्षेत्र में। लेकिन इसको अगर बात करें भोजपुरी, तो ये दोनों ज़िले भोजपुरी, जौनपुर और इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, दोनों भोजपुरी के अंतर्गत भी आते हैं और ज़्यादा तक एक एग्ज़ाम में इसको भोजपुरी के अंतर्गत ही रखा गया। वहीं बघेली की बात करें, ये छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। रीवा, सतना, जबलपुर, एमपी में बोली जाती है। रीवा, सतना, जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश के राज्य हैं, और उसके मध्य प्रदेश के ज़िले हैं। वही बात करें मिर्ज़ापुर और वांदा, ये यूपी का ज़िला है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ जो है, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़, ये छत्तीसगढ़ के ही ज़िला हैं, यहीं पर बोली जाती है। अगर मगही की बात करें तो मगही पटना और गया में बोली जाती है। मैथिली दरभंगा और मुंगेर में बोली जाती है। फिर बात कर लेते हैं भोजपुरी, तो भोजपुरी बनारस, जौनपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, चंपारण और छपरा बिहार के राज्य हैं, बिहार के ज़िला है। जयपुरी की बात करें तो जयपुर के आसपास बोली जाती है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मारवाड़ी की बात करें बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर में बोली जाती है। वहीं कुमायूनी, नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाली कहाँ बोली जाती है? पिथौरागढ़। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज आपकी तीसरी क्लास है। अब हम तीसरी क्लास प्रारंभ करते हैं और आज इस टॉपिक को हम पूर्ण रूप से फिनिश कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्या हिंदी भाषा की लिपियां कौन सी हैं, जो भारतीय लिपियां हैं उन पर बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पे? जो भारतीय संविधान में हिंदी का संवैधानिक, मतलब हम कहें कि हिंदी का संवैधानिक विकास। तो या फिर हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी भाषी राज्यों को। ठीक, तो आज इन 3 टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए तो इसको हम प्रारंभ कर लेते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास को समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास समझ में आ रही तो सबसे पहले तो शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों तक, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आप एक अंगूठे का प्रयोग करेंगे और वीडियो लाइक हो जाएगा। उसके बाद फिर आप क्लास को अटेंड करें। ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे भारतीय लिपियाँ। किसकी बात करेंगे? भारतीय लिपियाँ। भारतीय लिपियाँ की बात करें तो देखो, भारत में
अगर हम बात करें भारतीय लिपियों की, तो भारत में लिपियां कितनी हैं? तो भारत की प्राचीन लिपियों को दो वर्गों में वर्गीकरण किया जा सकता है। भारतीय भारत की भारत की प्राचीन प्राचीन लिपियों को को दो वर्गों में वर्गीकरण दो वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें तो देखो, जिन दो में बांटेंगे तो एक आती है ब्राह्मी और दूसरी आती है खरोष्ठी। एक क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी ब्राह्मी लिपि। क्या हो जाएगी? ब्राह्मी लिपि। और दूसरी हो जाएगी खरोष्ठी। दूसरी कौन सी हो जाएगी? खरोष्ठी, या हम कहें आरमाइक लिपि। इसे एयरमाइक लिपि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अच्छा, ब्राह्मी लिपि जो है इसको दो वर्गों में अगर बांट दिया गया, एक तो पहले ये ब्राह्मी लिपि जो है इसको बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है इसकी हम बात करें तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। वहीं अगर हम बात करें खरोष्ठी लिपि की तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये कहाँ लिखी जाती है? इसकी ये दाएं से बाएं, इसको हम दाएं से बाएं लिखते हैं। ठीक है। अब ब्राह्मी जो लिपि थी, कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि जो थी इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। कितने भागों में? दो वर्गों में डिवाइड कर दिया गया। और वो दो वर्ग कौन कौन से हो जाएंगे? तो कहेंगे एक कौन सी हो जाएगी? एक हो जाएगी उत्तरी ब्राह्मी। एक हो जाएगी बच्चा कौन सी? उत्तरी ब्राह्मी। और दूसरी हो जाएगी आपकी दक्षिणी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी। एक उत्तरी ब्राह्मी हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी बच्चा दक्षिणी ब्राह्मी। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं जो हमारी कौन सी देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? उत्तरी ब्राह्मी से या दक्षिणी ब्राह्मी से? तो हम क्या कहेंगे? उत्तरी ब्राह्मी से किसका विकास हुआ है? देवनागरी लिपि का। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो कहेंगे बच्चा किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। अगर बात करते हैं देवनागरी का विकास किससे हुआ है तो कहेंगे किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से।
ठीक है। क्या ब्राह्मी लिपि से केवल देवनागरी लिपि का ही विकास हुआ है? तो नहीं, अन्य जो हैं, हम बात करेंगे अन्य अन्य जो और हैं, अन्य अन्य लिपि जिनका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ। तो वो कौन कौन सी हो जाएंगी उसको एक बार देखते हैं। अब ये हो जाएंगी आपकी, जैसे कि बंगला हो गई, देवनागरी तो है, बंगला हो गई, बंगला। उसके बाद अगर बात करें तमिल हो जाएगी, तेलुगु हो जाएगी, मलयालम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मलयालम। और बात करें तो एक और हो जाएगी जो गुरुमुखी। कौन सी? गुरुमुखी। ये पूछ लेता है गुरुमुखी कि गुरुमुखी का विकास किससे हुआ है, तो किससे हो जाएगा बच्चा? हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से। तो भारतीय लिपियों को हम देख रहे हैं, भारत की प्राचीन लिपियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। किसमें? एक ब्राह्मी लिपि में और दूसरा खरोष्टी लिपि में। खरोष्टी लिपि को हम या अरमाइक या आरमाइक लिपि के नाम से भी जानते हैं। वहीं ब्राह्मी लिपि को दो वर्गों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होती है उत्तरी ब्राह्मी और दूसरी कौन सी है? दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी से ही किसका विकास हुआ है? देवनागरिक लिपि का। और उत्तरी ब्राह्मी से देवनागरिक लिपि का विकास हुआ और वहीं से अन्य लिपियों का भी विकास हुआ, जैसे बंगला हो गई, तमिल, तेलुगु, मलयालम हो गई और गुरुमुखी हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग देख लेते हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किसकी बात करेंगे? हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति की बात कर लें। किसकी बात कर लें? हिंदी शब्द की उत्पत्ति की बात कर लें। तो सबसे पहले इसे में हम देख लेते हैं कि जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द कौन सा? हिंदी शब्द। अगर इसकी बात करें तो ये किस भाषा का शब्द है, तो ये किस भाषा का शब्द हो जाएगा? ये फारसी भाषा का हो जाएगा। किस भाषा का? फारसी भाषा का। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो कहेंगे बच्चा किसका होगा? फारसी भाषा का। वहीं अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें, किसकी बात करें? उत्पत्ति की। किसकी बात करेंगे बच्चा? उत्पत्ति की। अगर उत्पत्ति की बात करते हैं तो उत्पत्ति किससे हुई है? तो उत्पत्ति हुई है किससे? संस्कृत के सिंधु शब्द से। किससे हुई है? सिंधु शब्द से। संस्कृत के सिंधु शब्द से किसकी उत्पत्ति है? हुई है हिंदी की उत्पत्ति। फिर अगर बात करें हिंदी में क्या किया गया? हिंदी में, हिंदी शब्द में, हिंदी में इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? हिंदी में
हिंदी शब्द में इक प्रत्यय इक प्रत्यय इक प्रत्यय से शब्द क्या बना। देखो हिंदी में इक प्रत्यय जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिंदीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिंदीक बना। क्या बना, हिंदीक बना, है ना, हिंदीक बना। तथा हिंदीक बना तथा इसी से, इससे हिंदी शब्द का, इससे ही क्या बना, हिंदी शब्द बना। तथा इससे ही हिंदी शब्द बना, हिंदी बना। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। किसका, हिंदवी शब्द का। हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो किसने किया, क्या कहेंगे बच्चा, ये किया है अबू सईद ने। किसने किया है, अबू सईद ने। किसने किया है, अबू सईद ने। एक सेकेंड, अब अबू, ये होगा अबू सईद ने। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, किसकी बात करेंगे, हिंदी शब्द का। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, तो कहेंगे कहाँ मिलता है, ज़फ़रनामा में। कहाँ हुआ है, ज़फ़रनामा में किया गया है। और ज़फ़रनामा ये कब प्रकाशित हुआ, 1424 ईस्वी में, 1424। इसकी अगर रचनाकार की बात कर दें बेटा, तो इसके जो ज़फ़रनामा के रचनाकार हैं, तो ज़फ़रनामा के रचनाकार कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके सरफुद्दीन यज़दी। कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सरफुद्दीन। क्या हो जाएगा, सरफुद्दीन यज़दी। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, रचनाकार हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें कि हिंदी शब्द का अमीर खुसरो ने भी भाई प्रयोग किया है। किसने प्रयोग किया है, अमीर खुसरो ने भी। अमीर खुसरो ने भी क्या किया है, अमीर खुसरो ने भी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। ने भी हिंदी शब्द का प्रयोग किया। ठीक। वहीं अगर हम बात करें किसकी, भोलानाथ तिवारी की। किसकी, भोलानाथ तिवारी के अनुसार, भोलानाथ तिवारी के अनुसार, भोलानाथ तिवारी के अनुसार अगर इनकी बात करें तो इन्होंने कहा, क्या कहा है, देखो भोलानाथ तिवारी की बात करें, इनके अनुसार हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, हिंदू शब्द से हुई है।
ऐसे लिख लेते हैं, इनके अनुसार इनके अनुसार क्या कहेंगे, इनके अनुसार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदू। किससे? हिंदू शब्द से हुई है। हिंदू शब्द से हुई है जो संस्कृत शब्द सिंधु का रूपांतर है। किसका? सिंधु का रूपांतरण है। क्या है? रूपांतरण है। अच्छा, जैसे क्या होता था कि जो फारसी लोग थे, है ना, जो ईरानी लोग भारत आए थे, तो ईरानियों द्वारा जो सिंधु नदी को क्रॉस करके ही भारत आते थे। कहाँ, किस नदी को क्रॉस करते थे? सिंधु नदी से। तो अफ़गानिस्तान होते हुए पाकिस्तान, जो उस समय ये पाकिस्तान वाला जो एरिया था भारत का ही हुआ करता था। तो जब वो आते थे तो भारत में प्रवेश, क्योंकि ये जो नदियाँ का संगम है पंजाब के आसपास, ये विकसित क्षेत्र था। और यहाँ पे क्या होता था कि ज़्यादातर जनसंख्या यहीं पे निवास, जो मध्य क्षेत्र था यहाँ पे निवास करती थी। तो जब वो आते थे तो सिंधु नदी को क्रॉस करना पड़ता था। और ईरान में क्या होता था कि जो सिंधु सा को वो हा बोलते थे, उनकी अपनी भाषा में वो सा को हा और दा को धा को दा बोलते थे। तो जब वो उच्चारण सिंधु करते थे तो निकल के क्या, उनके मुख से क्या निकलता था? हिंदू। क्या निकलता था? हिंदू। तो इसलिए वो यहाँ के निवासी क्या कहलाए? हिंदुस्तानी कहलाए। और उनकी बोली क्या कहलाई? हिंदी कहलाई। ठीक है। तो इतना हिंदी शब्द की उत्पत्ति की बात की, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फारसी भाषा से। या ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का शब्द होगा? फारसी भाषा का। वही बात करते हैं, उत्पत्ति किससे हुई? संस्कृत के सिंधु शब्द से। किससे? अगर सिंधु शब्द की बात करें तो सिंधु शब्द संस्कृत का शब्द है। वहीं हिंदी शब्द में इक प्रत्यय के से क्या बनता है? हिंदी का बनता है। और उसी से क्या बना है? हिंदी बना है। हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अबू सईद ने किया। वहीं अगर बात करते हैं, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जफ़रनामा में देखने को मिलता है। और जफ़रनामा का समय कितना है? 1424 ईस्वी। वहीं बात करते हैं ज़फ़रनामा किसकी पुस्तक है? तो ज़फ़रनामा किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी शरफुद्दीन यज़दी की। फिर बात की हमने कि हिंदी शब्द अमीर खुसरो ने भी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया है? और उसमें ऑप्शन था अमीर खुसरो। ये टीजीटी का क्वेश्चन है। ठीक है। वहीं अगर भोलानाथ तिवारी की बात करें तो इनके अनुसार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंदू शब्द से हुई है। जो संस्कृत शब्द जो हुई, जो संस्कृत है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का रूपांतरण है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देख लेते हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं संवैधानिक विकास की। किसकी बच्चा बात कर लेते हैं? हिंदी भाषा का संवैधानिक महत्व। किसकी बात कर लें? हिंदी भाषा का संवैधानिक महत्व। संवैधानिक महत्व। हिंदी भाषा का संवैधानिक महत्व।
जब बेटा इसकी बात करते हैं तो देखो एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास की बात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बोली किसको कहते हैं, और बोली के बाद आती है क्या, उपभाषा, और उपभाषा के बाद आती है भाषा, और भाषा के बाद आती है राज्य भाषा, राज्य भाषा के बाद आती है राष्ट्रभाषा। तो वहीं बात करते हैं बोली। तो बोली क्या होती है, जो हम अपने घर परिवार माँ बाप से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं, तो वो क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। अगर वहीं बात करते हैं हम किसकी, बात करेंगे किसकी, मातृभाषा की, और मातृभाषा की, मैं शायद बोली को बता दिया। सबसे पहले मातृभाषा की बात करता हूँ। मातृभाषा जो है वो अपने माता पिता, भाई बहन, घर परिवार, समाज से सीखते हैं। और बोली क्या होती है, इसी का जो मातृभाषा होती है, या हम कहें कि सीमित क्षेत्र, जो सीमित क्षेत्र होता है, गांव कस्बा का एक सीमित क्षेत्र होता है, उसमें जो बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। और उपभाषा क्या होती है, जो बोली का विकसित रूप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। और भाषा क्या होता है, व्यापक क्षेत्र में या बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, भाषा कहलाती। वहीं यहीं से साहित्य रचनाओं का प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद भाषा राजभाषा की बात करते हैं। तो राजभाषा क्या है, एक संवैधानिक शब्द है, और राजभाषा संवैधानिक शब्द होने के साथ साथ किसी राज्य को संचालित करने वाली या फिर कहें कामकाजी भाषा है। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत में कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी कैसी है, राजभाषा का दर्जा दिया गया। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को दिया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही अगर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी है, क्योंकि 10 से 12 जनवरी के मध्य एक भारत में आयोजन हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन, और 1975 ईस्वी में। तभी तो पहला जब सम्मेलन हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन, तो ये कब हुआ था, 1975 ईस्वी में। तो यूनियन ने 2005 में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इसीलिए 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय या फिर कहें विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं मातृभाषा। किसके बारे में बात करें, मातृभाषा क्या है। तो देखो, मातृभाषा की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो मातृभाषा जो भाषा माँ या परिवार या समाज से सीखते हैं, किससे, या फिर समाज से सीखते हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी समाज से सीखते हैं, ये क्या कहलाती है, मातृभाषा। फिर उसके बाद अगर बात करें किसकी, उसके बाद बात करें बोली की। किसकी बात करें बेटा, बोली की। तो बोली क्या होती है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। क्या कहेंगे, सीमित क्षेत्र या फिर सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा में बोली जाने वाली सीमित क्षेत्र या स्थानीय, ऐसे लिख लो, सीमित क्षेत्र या स्थानीय लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा, लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, जाने वाली भाषा। ठीक है, उसके बाद बात करें किसकी, उपभाषा की। किसकी, उपभाषा।
और उपभाषा क्या हो जाएगी बेटा? उपभाषा को हम कहेंगे व्यापक क्षेत्र। क्या कहेंगे? व्यापक क्षेत्र। व्यापक या विशाल क्षेत्र, या फिर विशाल क्षेत्र। विशाल क्षेत्र, व्यापक या फिर विशाल क्षेत्र में बोलने लिखने या साहित्य रचना करने वाली भाषा, इसी को हम कहेंगे जो जनसंचार का माध्यम है वो भी उपभाषा से ही प्रारंभ हो जाता है। और बात करते हैं किसकी? अब आती है बात, एक आती है कि उपभाषा की बात कर रहे थे बेटा, एक सेकेंड। उपभाषा जो हो जाएगी वो हो जाएगी क्षेत्रीय बोली का विकसित रूप। क्या होगी? क्षेत्रीय बोली का विकसित रूप। बोली का विकसित रूप। और जो ये हो जाएगी क्या? भाषा। ये क्या हो जाएगी? भाषा। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी? राजभाषा की। किसकी बात कर लेते हैं? राजभाषा। अगले पेज पे देख लेते हैं। इस राजभाषा को हम लोग देख लेते हैं अगले पेज पे। ठीक है, हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास। अब बात करेंगे बेटा किसकी? एक तो हम बात करेंगे राजभाषा की। किसकी बात कर रहे होंगे? राजभाषा। तो जब राजभाषा की बेटा बात करते हैं तो एक शब्द पहले आता है। राजभाषा शब्द कैसा है? तो राजभाषा कैसा शब्द है? संवैधानिक शब्द है। तो कहेंगे राजभाषा संवैधानिक शब्द है। कैसा है? संवैधानिक शब्द है, पहली बात। दूसरी अगर इसके बारे में बात करें, दूसरी बात क्या हो जाएगी? तो हम कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? कामकाजी भाषा। कामकाजी भाषा, या फिर कहें राजभाषा को कामकाजी भाषा, या फिर हम कहें प्रशासनिक भाषा। क्या होगा? प्रशासनिक भाषा, या किसी राज्य का संचालन करने वाली भाषा। किसी राज्य का संचालन करने वाली भाषा। करने
वाली संचारण करने वाली भाषा। ठीक है, क्या हो जाएगा? और एक पॉइंट इसके अंतर्गत लिख लो, किसी देश के संविधान में उल्लिखित भाषा। किसी देश के संविधान में उल्लिखित भाषा। क्या हो जाएगा? उल्लिखित भाषा। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में? राजभाषा के बारे में। वहीं अगर हम राष्ट्रभाषा की बात करें, किसकी बात करें बेटा? राजभाषा की, सॉरी राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा। तो देखो, राष्ट्रभाषा की जब बात आती है तो किसी देश के संपूर्ण जनता द्वारा, किसी देश की संपूर्ण जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा। भाषा। अच्छा, एक और आता है कि क्या भारत ने किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है? तो नहीं, भारत ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है, बल्कि क्या कहेंगे, नोट डाल के लिख लो, यहाँ पे नोट लगा के लिख लो, भारत ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है। राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब राजभाषा जो है, राजभाषा हिंदी कौन सी है? अगर राजभाषा की बात करते हैं बेटा, तो राजभाषा कौन सी हो जाएगी? वो है हिंदी। राजभाषा। और राजभाषा कौन सी है? हिंदी। राजभाषा या राज्यभाषा? राजभाषा होगा। राजभाषा हिंदी है। ठीक है बेटा, क्या है? हिंदी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं। देखो, एक बात बता दें हम कि जो हिंदी है, वो हिंदी भारत में लगभग भारत की 43% जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है। कितने परसेंट कहेंगे? कितने बच्चे? 43%। 43% जनता द्वारा, 43% जनता द्वारा, 43% जनता द्वारा कौन सी बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। और अगर राज्य की बात करते हैं तो कितने राज्य हैं? तो 10 राज्य। कितने राज्य हैं? तो 10 राज्य हो जाएंगे। 10 राज्यों में बोली जाती है। अगर हम राज्यों की बात करें, किसकी? राज्यों की बात करें, जो 10 राज्य हैं, ठीक है, तो उनको अगर हम देखते हैं
तो देखो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं। अगर हम प्रारंभ करें कहाँ से, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के ऊपर चले जाओ, उत्तराखंड, और उत्तराखंड से और ऊपर चले जाओ तो हिमाचल प्रदेश आ जाता है। कौन सा आता है? हिमाचल प्रदेश। एक राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो क्या पड़ेगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड आ जाएगा। और उत्तराखंड से थोड़ा नीचे आओगे तो क्या आ जाता है? उत्तर प्रदेश। क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से पूर्व की ओर बढ़ोगे तो कौन सा आ जाएगा? बिहार आ जाएगा। और बिहार के थोड़ा सा बगल में देखो कौन सा है? झारखंड है। कौन सा है बच्चा? झारखंड। और झारखंड के थोड़ा नीचे आओगे तो कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के कितने हो गए? 2, 2 4, 2 6, ठीक। और थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, झारखंड के थोड़ा सा, झारखंड मतलब छत्तीसगढ़, और इधर आ जाओ तो यह मध्य प्रदेश आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? मध्य प्रदेश आ जाएगा, जो यूपी के जस्ट नीचे, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद अगर राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व पश्चिम साइड में जाओगे तो कौन सा आ जाएगा? आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका राजस्थान। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, राजस्थान आ जाएगा। कौन सा छूट रहा है भाई? हाँ, दिल्ली। ऊपर दिल्ली भी आ जाएगा, पहले दिल्ली लिख लो। एक दिल्ली और हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा, हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा। और उसके बाद एक और आ जाएगा राजस्थान। राजस्थान। ये राज्य हो गए होंगे 10, 2 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब अगर हम बात करें संविधान ने हिंदी को कब अपनाया, किसकी बात करेंगे? संविधान ने हिंदी को कब अपनाया? तो हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कंडीशन क्या बनी? हिंदी को क्या किया गया? हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी को राजभाषा घोषित किया। ठीक है। और अगर हम बात करें कब किया, तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, 1949 ईस्वी को। और इसीलिए 14 सितंबर को ही हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 14 सितंबर को ही। कब मनाते हैं? तो कहेंगे बेटा कब मनाते हैं? 14 सितंबर को ही मनाते हैं। वहीं अगर बात करें किसकी, 10 जनवरी को, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस जब मनाते हैं तो 10 जनवरी है, क्योंकि 10 जनवरी से 12 जनवरी 1975 ईस्वी को विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और इसीलिए 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब थोड़ा सा आपका बच्चा है जो एक संवैधानिक विकास है, किस अनुच्छेद में है, क्या है, तो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। 10 मिनट का टाइम लगेगा और ये टॉपिक पूर्ण रूप से फिनिश हो जाएगा। तो अगर हम उसकी बात करें तो थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं और भारतीय संविधान में हिंदी की स्थिति की बात कर लेते हैं।
भारतीय संविधान में हिंदी की स्थिति अगर हम इसकी बात करें बेटा, तो देखो यहाँ पे एक भाई सबसे पहले बात करेंगे अनुसूची कौन सी है, कौन सी अनुसूची की बात करेंगे। उसके बाद भाग की बात करेंगे, किस भाग में है, और उसके बाद अनुच्छेद की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद की बात करेंगे। ठीक है, तो वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, तो अनुच्छेद की बात करें तो 343 से 351 तक अनुच्छेद क्या होगा? 343 से। और भाग की बात करें तो भाग कौन सा होगा? 17। अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची होगी? 8वीं अनुसूची होगी। वहीं अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 343 वन ये कहता है, क्या कहता है? 343 वन क्या कहता है? संघ की भाषा कौन सी होगी? संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, तथा लिपि देवनागरी होगी। एक बात। दूसरा एक अनुच्छेद 344 है, और 344 हिंदी भाषा का गठन करता है। तो अनुच्छेद किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 344 और 344 क्या कहता है? 344 कहता है राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेगा। राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेगा। उसके बाद दूसरी स्थिति क्या बनती है? एक तो ये हो गया, इसका आयोग का गठन कब हुआ? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन, प्रथम राजभाषा आयोग कब बना था? तो कहेंगे कब बना है? ये बना है बच्चा 1955 ईस्वी में। कब बना? 1955 ईस्वी में। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष हो जाएंगे इसके, अध्यक्ष हो जाएंगे कौन? जी.वी. खेर। कौन हो जाएंगे? जी.वी. खेर। ठीक है, जी.वी. खेर हो जाएंगे। तो इतनी बात समझ में आई। उसके बाद थोड़ा सा तो वर्तमान में बस 2 मिनट का टॉपिक बचा है ये।
तो सबसे पहले बात करेंगे कि वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, वर्तमान समय में। अगर बात करें मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। यहाँ कितनी हैं? 22 हैं। 14 भाषाएं थी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें पहला संविधान संशोधन मतलब हिंदी का हुआ जो, तो 21वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ? 21वें संविधान संशोधन 1900 कब हुआ? 67 में। 1967 में के द्वारा एक भाषा जोड़ी गई, और जिसका नाम क्या था? जो कौन सी भाषा थी? सिंधी भाषा। कौन सी थी? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब देखो, मूल संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। जब 21वां संविधान संशोधन हुआ और तब एक भाषा जोड़ी गई सिंधी, तो कितनी हो गई? 15। और फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 71वें संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में। और इसमें जोड़ी गई 3 भाषाएं। कितनी भाषा थी? 3 भाषा थी। और जिसको हम नमक नाम से जानते हैं तो कहेंगे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। वहीं बात करते हैं किसकी? एक संविधान संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन। 92वें संविधान संशोधन 92वें संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 ईस्वी के द्वारा। और इसमें 4 भाषा जोड़ी गई। कितनी भाषा जोड़ी गई? 4 भाषाओं का इसमें के अंतर्गत जोड़ा गया। और वो 4 भाषा कौन कौन सी थी? एक थी बोडो, डोगरी, डोंगरी के बाद मैथिली और संथाली। और कौन सी होगी बेटा? संथाली। क्या कहेंगे? संथाली। तो ये संवैधानिक विकास था। तो एक बार हम इसको पूरी डिटेल से देख लेते हैं। जो आज हम लोगों ने पढ़ाया है उसका रिवीजन कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से हम लोग आज पढ़ना प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था हिंदी की लिपियाँ कौन सी हैं। ठीक है, किसको देखा था? हिंदी भाषा की लिपि। तो चलिए, तो देखते हैं लिपियाँ कौन। भारत की
प्राचीन लिपियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक कौन सी थी? ब्राह्मी और दूसरी थी खरोष्टी। ब्राह्मी लिपि को दो वर्गों में बांटा गया, एक उत्तरी ब्राह्मी और दूसरा दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी से ही किसका विकास हुआ? देवनागरी लिपि का। और देवनागरी लिपि का उत्तरी ब्राह्मी से हुआ, तो हम कह सकते हैं ब्राह्मी लिपि से ही अन्य लिपियों का जो विकास हुआ वो कौन सी है? बंगला, उसके बाद तमिल, तेलुगु, मलयालम और उसके बाद गुरुमुखी का विकास हुआ। ठीक है। वहीं ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। उसके बाद हम लोगों ने हिंदी शब्द की उत्पत्ति देखी। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। उत्पत्ति किससे हुई? संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई है। वही हिंदी शब्द में इक प्रत्यय किसे? हिंदी तथा इसी से क्या बना? हिंदी बना। हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अबू सईद ने किया। और हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जफरनामा में 1924 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा? शरीफुद्दीन यज़दी के द्वारा। फिर उसके बाद बात आई कि अमीर खुसरो ने भी हिंदी शब्द का प्रयोग किया। कामता प्रसाद गुरु की बात करते हैं, भोलानाथ तिवारी की बात करते हैं, तो भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा कि जो इनके अनुसार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंदू शब्द से हुई है, जो संस्कृत के सिंधु शब्द का रूपांतरण है। उसके बाद हमने देखा हिंदी शब्द का संवैधानिक महत्व। इसमें हमने देखा मातृभाषा क्या होती है? जो भाषा हम अपने माँ बाप, परिवार, भाई बहन, घर समाज से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। फिर हमने देखा बोली मतलब सीमित क्षेत्र या स्थानीय लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली। उसके बाद उपभाषा देखा, तो बोली का विकसित रूप ही क्या कहलाता है? उपभाषा कहलाता है। उसके बाद देखा भाषा, तो भाषा क्या होता है? व्यापक क्षेत्र या विशाल क्षेत्र में बोली जाने वाली या लिखने, पढ़ने या साहित्य रचना करने में या फिर दूर संचार का माध्यम के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। उसके बाद हमने देखा राजभाषा। राजभाषा संवैधानिक शब्द है। और कामकाजी भाषा, इसी को हम क्या कहते हैं? कामकाजी भाषा कहते हैं। यही प्रशासनिक भाषा भी होती है। उसके बाद किसी राज्य या देश को संचालन करने वाली भी भाषा कौन सी होती है? राजभाषा होती है। किसी देश के संविधान में उल्लेखित भाषा कौन सी होती है? राजभाषा होती है। वहीं राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो किसी देश की संपूर्ण जनता द्वारा बोली जाने वाली या किसी देश का संचालन करने वाली भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है, जबकि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा राजभाषा हिंदी है तो कितने राज्यों में बोली जाती है? तो 43% जनसंख्या के द्वारा लगभग 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। और 10 राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। वहीं बात करते हैं 10 राज्यों में, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और 14 सितंबर 1949 ईस्वी को इसको संविधान द्वारा अपनाया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 ईस्वी में, भारत में ही हुआ था। और तब से इसीलिए 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी की स्थिति की बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में संविधान में वर्णित है। वहीं अगर बात करें तो 343(1) क्या कहता है? संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि क्या होगी? देवनागरी। अगर क्लॉज 1 नहीं आता है, 343 भी कहता है, तो यही आंसर हो जाएगा, तो यही जवाब होगा अगर 343 भी कहता है। ठीक। 344 क्या कहता है? राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेगा। प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में बना था और जीबी खेर इसके अध्यक्ष थे। 348 क्या कहता है? संविधान 348 क्या कहता है ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कितनी? वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। वर्तमान अगर बात करें कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ, और जो कब हुआ? 1967 ईस्वी में, और इसमें एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी, तो हो गई कितनी? 15। फिर उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1992 ईस्वी में, और जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, और 3 भाषाएं जोड़ी गई थी वो कौन सी थी? नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ, तो ये 15 और 3 18 हो गई। और उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी के द्वारा हुआ, और वही 2003 ईस्वी में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये था हिंदी भाषा का विकास क्रम। ठीक।
ठीक है, इसको हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से देख लिया है। अब आप इस टॉपिक के साथ चाहे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दो, हिंदी या फिर यूपी एसआई का एग्ज़ाम दो, या आरओ एआरओ का दो, लेखपाल चकबंदी लेखपाल का दो, या यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनका दो, जहाँ पर भी हिंदी आती है, अगर हिंदी भाषा का विकास का आपके अंतर्गत को टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में, तो वहाँ से ये क्वेश्चन या इससे बाहर होने वाला नहीं है जो हिंदी भाषा का विकास मैंने पढ़ा है। अब इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। अगली क्लास में हम लोग इस टॉपिक से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे। और इससे पहले आप लोग सबसे पहले अपने इष्ट मित्रों को हमारी वीडियो को शेयर करें, और क्योंकि शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, और अगर आप शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। उसके बाद आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास जो होगी वो कौन सी होगी हमारी, अगली क्लास की बात करेंगे तो अगला क्लास, ये तीसरी क्लास थी और 3 क्लास में हमने हिंदी भाषा के विकास क्रम को पूर्ण रूप से, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास को पूर्ण रूप से फिनिश कर लिया है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।